विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो दोस्तों, ये पंक्तियाँ हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवियों में शुमार होने वाले मैथिली शरण गुप्त की थीं। और ये पंक्तियाँ इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि कल का जो ऐतिहासिक तारीख थी, है ना, 23 मार्च जो शहीद दिवस होता है वो उन वीर शहीदों की स्मृतियों में मनाया जाता है। और दोस्तों, ये पंक्तियाँ किस लिए करें कि हुई न यों सु मृत्यु तो, यानी वो मृत्यु आपकी बेकार है, व्यर्थ है, जो किसी के लिए, यानी कि परमार्थ के लिए यदि आपका शरीर नहीं है। हुई न यों सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। ऐसे तो लोग लाखों मरते और जीते हैं, लेकिन मृत्यु वही है कि आपके जाने के बाद आपका नाम विचारों में आपको याद किया जाए। ऐसे ही हमारे वीर जवान और शहीद थे जो उनकी स्मृतियों में 23 मार्च क्या शहीद दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इन पंक्तियों से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मनुष्य का जीवन किस लिए होता है। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे थे और हिंदी भाषा में हम लोग धीरे धीरे क्रमवार तरीके से हम लोग अध्ययन और अध्यापन कर रहे हैं। चूँकि CUT UG का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है और हम एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से हम हर बिंदु को समझते हुए चल रहे हैं। तो हम दोस्तों हिंदी भाषा पढ़ रहे थे और हिंदी भाषा में आज का बिंदु है समास, यानी समास क्या होता है, कितने समास होते हैं, उन सभी पे हम चर्चा आपसे करेंगे। दोस्तों धैर्य बनाकर देखिए आप अच्छे से, क्योंकि समझना बहुत जरूरी। समझ क्यों कहता हूँ, क्योंकि व्याकरण समझने का विषय है, व्याकरण समझने का विषय है, रटने की कोई आवश्यकता है नहीं आपको। तो आप समझ के हर एक पहलू को समझेंगे तो चीज़ें आपकी आसान और सरल हो जाएंगी। हम चलते हैं बिंदु पर। चूँकि समास का यह पहला भाग है, 2 भागों में करेंगे, नहीं तो सत्र आपका लंबा हो जाएगा, उबाऊ होने लगेगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ बराबर बने रहेंगे, आप इस ज्ञान वर्धन करेंगे आप इसका। और दोस्तों हम चलते हैं कि समास होता क्या है। समास क्या होता है ना, समास 2 शब्दों के मेल से बना है। समास 2 शब्दों के मेल से बना है। सम धन आस। क्या होता है? सम धन आस होता है दोस्तों। सम धन आस समास। हमने पढ़ा हुआ है कि शब्द संरचना की इकाइयों में ये 4 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। एक तो हमारा संधि होता है, हमने संधि को पढ़ लिया है, और दूसरा समास होता है, और तीसरा उपसर्ग होता है, और फिर प्रत्यय होता है। यानी इन चार विधियों, इन चार बिंदुओं से शब्द की संरचना की जाती है, शब्द का सृजन किया जाता है, यानी शब्द गढ़े जाते हैं, है ना। तो क्या होता है? सम धन आस। तो हम आज समास पर चर्चा कर रहे हैं, उसके हर एक पहलू को समझते हैं। सम धन आस, सम धन आस, इसका विच्छेद करेंगे जब तो होगा सम धन आस। तो सम का मतलब होता है पास में, है ना, सम मतलब होता है पास में, और आस मतलब होता है आसन्न। और आसन्न माने आसन से लेते हैं, अर्थात बैठने से लेते हैं, बैठना जिसका अर्थ होता है, यानी पास में बिठाना, है ना। क्या होगा? पास में बिठाना, पास में बिठाना। तो पास में बिठाने का मतलब यही है, 2 सामासिक पद होंगे, उनको एक साथ मिलाकर लिखा जाता है। उसकी परिभाषा हम आपको आगे बताएंगे। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, है ना, संक्षिप्त करना। कोई चीज़ 2 भागों में है और उसको संक्षेप में लिखना, है ना। तो ये क्या होता है? संक्षिप्त करना। यानी समास का अर्थ क्या होगा? संक्षिप्त करना या संक्षेपण करना, लंबे लंबे शब्दों का संक्षेपण करना। तो परिभाषा पे हम चलते हैं, है ना, परिभाषा पे चलते हैं। परिभाषा क्या है आपको समझ के बताएंगे, सरलता से बताएंगे, क्योंकि रटने की बहुत आवश्यकता है ही नहीं आपको, क्योंकि व्याकरण समझने का विषय है। तो
व्याकरण को समझते हुए चलेंगे हम। परिभाषा बहुत ही सरल और सहज है, आपको बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है, इसमें लिखी हुई है, लेकिन उसको आप किताबों में पढ़ते होंगे, है ना। किताबों में पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, का इतना पढ़ लिया लेकिन समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, बस आप मेरे साथ बने रहिए हमारे सत्र में। दो पदों के प्रयुक्त, परिभाषा क्या है, दो पदों के प्रयुक्त विभक्ति, योजक और अव्यय पदों को हटाकर उन्हें पास पास लिख देना। क्या होता है दोस्तों, दो पदों के प्रयुक्त, दो पदों में जो विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं, क्योंकि शब्द का जब हम विभक्त करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो क्या होता है, योजक चिन्ह के द्वारा या अव्यय पदों को हटाकर, जो जैसे हम लिखते हैं माता और पिता, माता और पिता, है ना, तो ये आपका अव्यय है, ये आपका क्या है, अव्यय है। तो इस अव्यय को जब हम हटा देते हैं तो इसको सीधा ऐसे लिख देते हैं, माता पिता, या फिर भाई बहन, है ना, या भाई बहन, इस तरीके से जब, यानी कि इतना सब था, इसको अव्यय को हटा दिया हमने, अव्यय को जब हटा दिया तो क्या होगा, माता और पिता हो गया, यानी अव्यय जब हट जाएगा तो क्या होगा, उन्हें पास पास लिख देते हैं, वही हमारा क्या होता है, संक्षेपण हो जाता है, संक्षिप्तीकरण हो जाता है, तो इसे ही हम समास मान लेते हैं, समास कहते हैं। समास परिक्रिया द्वारा बनाया गया शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाते हैं, यानी समास परिक्रिया द्वारा, समास की परिक्रिया द्वारा जब समास की प्रक्रिया करते हैं हम, यानी शब्द का संक्षेपण करते हैं, तो समस्त जो पद होता है, समस्त पद होता है या समासिक पद होता है, उसको क्या कहते हैं, समासिक पद कहते हैं। जो शब्द संक्षेपण समास प्रक्रिया द्वारा जो बनाया गया शब्द होता है, यानी जो शब्द पूरा होता है, इसको क्या कहेंगे, इसको समासिक पद कहेंगे या समास समस्त पद कहेंगे, है ना। समस्त माने संपूर्ण पद जो होता है। समास विग्रह, समास विग्रह क्या होता है कि समस्त पद में लुप्त विभक्ति, विभक्ति, योजक, योजक चिन्ह जो होते हैं ऐसे लगा के जोड़ते हैं, है ना, ये योजक चिन्ह है आपका। और फिर क्या है, अव्यय पदों को, अव्यय पद कौन होते हैं, जिनका व्यय नहीं होता, अर्थात जो रूढ़ शब्द होते हैं, जिनका व्यय नहीं होता है, जिनका खर्चा नहीं होता है, तो उसी को अव्यय कहते हैं। अव्यय पदों को पुनः लिख देना समास विग्रह कहलाता है। क्या है दोस्तों परिभाषा, परिभाषा बहुत सरल है। समस्त पद में लुप्त, समस्त पद में लुप्त माने जो हटा हुआ होता है, कौन कौन हटे होते हैं, विभक्ति, योजक और अव्यय, ये तीन जो बिंदु हैं, ये तीन बिंदु हटे हुए होते हैं समस्त पद को लिखने के लिए, पदों को पुनः लिख देना ही समास विग्रह कहलाता है। अगर इन चीज़ों का प्रयोग करके आप शब्द लिख देंगे, जैसे ये आपका अव्यय है ना, ये आपका अव्यय है और यहाँ पर एक योजक चिन्ह है, तो इनको जब हूबहू ऐसे ही लिख देंगे मिला करके, ऐसे ये चिन्ह लगाए और इस अव्यय को लिख दिए, तो यह कि आपका क्या कहलाएगा, समास विग्रह हो जाएगा, इसका समास विग्रह कहते हैं इसको। अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु क्या है दोस्तों, देखिए अगला बिंदु है समास विग्रह के दो भेद होते हैं। समास विग्रह के दो भेद होते हैं। देखो समास के तो भेद अलग होते हैं, लेकिन समास विग्रह यानी अलग करने के कौन कौन से दो भेद होते हैं। एक होता है नित्य समास, क्या होता है, एक नित्य समास होता है ना, नित्य समास विग्रह जिसको लौकिक भी कहते हैं, है ना। इन दोनों को हमको नहीं पढ़ना, सिर्फ नित्य समास को पढ़ना है, यानी लौकिक समास जो होता है उसको हमको अध्ययन करना है यहाँ पर। नित्य समास विग्रह, दोस्तों ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, आप कहते हो कि ये फालतू में चीज़ बता दी हमको कि समास विग्रह दो भेद होते हैं, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण, जब व्याकरण पढ़ेंगे आप अच्छे से तो इन सब चीज़ों की चर्चा होगी। अगर यहाँ नहीं पूछ रहा, आपके सीयूटी एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, तो कहीं और पूछ लेगा, कहीं ना कहीं आपका पाला तो इससे पड़ेगा ही। यदि आप व्याकरण पढ़ते और पढ़ाते हैं तो आपका पाला तो इससे पढ़ने वाला है, तो इसलिए हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि चीज़ें जब कहीं ना कहीं से हम सीखते और सिखाते चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अध्ययन और अध्यापन में काम आती हैं। तो समास विग्रह के दो भेद होते हैं, एक होता है नित्य समास और एक होता है अनित्य समास यानी अलौकिक, यानी नित्य समास विग्रह और अनित्य समास विग्रह, विग्रह करने के दो भेद होते हैं, है ना। एक लौकिक होता है और एक अलौकिक होता है, यानी हमको अध्ययन करना है लौकिक। और समास के 6 भेद होते हैं, है ना। समास के हिंदी में 6 भेद होते हैं और कहीं कहीं 4 या 5 भी होते हैं। वो पदों के विग्रह, पदों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, पदों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्रथम अव्यय, दूसरा होता है द्वितीय अव्यय और तीसरा होता है उभय यानी दोनों, और चौथा होता है कि उभय नहीं यानी दोनों नहीं होते हैं। तो इस तरीके से 4 होते हैं,
4 भेद होते हैं पद के आधार पर, और हिंदी में हम पढ़ेंगे 6 भेद होते हैं। वो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, उसके बारे में हम नहीं जानेंगे। तो दोस्तों समास के 6 भेद होते हैं। एक होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है कर्मधारय समास, और तीसरा होता है द्विगु समास, है ना। इसको इस तरह भी लिखते हैं, इसमें टाइपिंग की वजह से ऐसा नहीं लिखा है ना, द्विगु समास, है ना। फिर है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के बाद बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। ये सारे समास होते हैं। 6 समास होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। यानी ये महत्वपूर्ण 6 समास आपके हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन पर हम एक एक चर्चा करेंगे सब पे, और सबके उदाहरण भी देखते हुए हम चलेंगे। सबके उदाहरण देखते हुए हम चलेंगे कि क्या क्या होता है। तो समास विग्रह के 2 भेद हो गए। अब देखिए अव्ययी भाव समास होता क्या है। हम पहले चर्चा करें अव्ययी समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? आप देख के एकदम घबरा गए होंगे, इतनी लंबी परिभाषा लिखी है, मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, हम आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इसकी परिभाषा अंत में बताएंगे। इतना सिर्फ है आपकी समझ के लिए, है ना, क्योंकि बिंदुओं को समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए इतना सारा बताया जा रहा है, और चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही हैं। ये फालतू किताबों से नहीं है, जो मूलभूत किताबें हैं, यानी जिन आधारों से हम पढ़ते और पढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं, प्रमाणिक पुस्तकों से ये आपके पीपीटी या नोट्स बनाए जाते हैं। आप बिल्कुल कोई भी भ्रम मत रखिए अपने दिमाग में, बिल्कुल स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र होकर इनको पढ़िए और समझिए। क्या होता है अव्ययी भाव समास? अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिनमें प्रथम पद अव्यय होता है। क्या होता है? प्रथम पद दोस्तों क्या होता है? अव्यय होता है। यानी अव्यय मतलब क्या होता है कि वो अव्यय पद आप जानते हैं, है ना, जिसका व्यय नहीं होता, जिसका खर्चा नहीं होता है। और समासिक पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है। समासिक पद क्या करता है? क्रिया विशेषण का कार्य करता है ना। दूसरे शब्दों में आप इसको नहीं समझ पाए होंगे। अव्ययी समास वह समास होता है जिनमें प्रथम पद अव्यय होता है, यानी प्रथम पद प्रधान होगा, मुख्य होगा। प्रथम पद अव्यय भी होगा और प्रधान भी होगा, है ना, मुख्य भी होगा, और समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है। हम आगे समझ नहीं पा रहे हैं तो दूसरे में समझिए। दूसरे शब्दों में क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर बनने वाला नया शब्द जिसमें पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय भी होता है, और क्या होता है? प्रधान भी होता है, यानी मुख्य भी होता है। पूरा पद क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते होंगे। आप पढ़ के आए हुए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा करता हूं मैं, लेकिन फिर भी आपकी समझ के लिए मैं इसको बिल्कुल संक्षेपण करता हूं, इसका संक्षेप में बताता हूं आपको कि अव्ययी भाव समास होता क्या है आखिर, है ना। कई बार एक नियम है यहाँ पर दोस्तों, कई बार मतलब पहचानने के जो तरीके क्या क्या हो सकते हैं। कई बार अव्ययी भाव समास के प्रथम पद में क्या लगा होता है? आ लगा होता है, प्रति लगा होता है, यथा लगा होता है, और निह लगा होता है, सह लगा होता है। तो अगर पहचानना है ना, पहचानने के जो बिंदु दिए हुए हैं, कई बार अव्ययी भाव समास के प्रथम पद में क्या होता है? आ होता है, प्रति होता है, यथा होता है, निह होता है और सह होता है, और अनुसार भी लगा होता है। आदि शब्द आते हैं, इनसे आप पहचान जाएंगे कि ये हमारे किसके उदाहरण होंगे? अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। तो अब होता क्या है नियम ये है, जैसे वो परिभाषा लिखी तो प्रथम पद, जब आप पद का विग्रह करेंगे, है ना, जब पद का विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पे आपको 2 भाग मिलेंगे। विग्रह करेंगे तो 2 भाग में बट जाएगा, समास विग्रह जो होगा 2 भाग में बट जाएगा। तो उसमें आपको पहचानना यह है कि प्रथम पद है क्या आखिर, प्रथम पद क्या है क्या आखिर, है ना। तो प्रथम पद में देखेंगे अव्यय होगा, है ना, अव्यय होगा और उपसर्ग होगा, अव्यय होगा और उपसर्ग होगा। जैसे यथाक्रम कर लीजिए, यथाक्रम अगर कहते हैं हम, जब इसका विच्छेद करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है समास में सिर्फ विग्रह होता है, समास में विग्रह होता है, विच्छेद संधि विच्छेद नहीं होता है ना। तो दोनों शब्द अलग अलग हैं, तो यथा धन क्रम करेंगे, यथा धन क्रम कर लेंगे, है ना। तो यथाक्रम 2 अलग अलग हो गए। ये आपका क्या होगा? ये आपका अव्ययी हो गया, अव्यय पद हो गया, और ये आपका क्या हो गया? ये क्रम क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो और ये आपका उपसर्ग भी है, क्योंकि पहले लगा हुआ है, तो आपका उपसर्ग भी होगा। तो क्या कहता है? प्रथम पद में क्या होगा? अव्यय होगा,
अव्यय शब्द होगा और उपसर्ग के रूप में भी होगा, और उधर दूसरे पद में क्या होगा, संज्ञा होगा, है ना। दूसरे पद में क्या होगा, संज्ञा होगा। तो क्या होगा, संज्ञा होगा। तो अव्यय ये हो गई परिभाषा एक तरीके से कह लीजिए। अगर संक्षेप में आपको देखना हो तो अगर कोई पद दिया हुआ हो, कोई शब्द समास का उदाहरण दिया हुआ होगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे पूछता है कि आपको विग्रह दे देगा और बताएगा इसमें कौन सा समास है, या फिर सीधे प्रश्न करेगा कि इसमें कर्मधारय का उदाहरण कौन है, तत्पुरुष का कौन है, या फिर अव्ययी भाव समास कहाँ पर है, किस शब्द में है। तो दोस्तों ये आपको याद कर लेना है कि पहले जब विच्छेद करेंगे हम, यानी विग्रह करेंगे, विग्रह जब करेंगे तो देखना है आपको प्रथम पद अव्यय है कि नहीं है। प्रथम पद जब अव्यय होगा तो उसी को उपसर्ग भी कहते हैं, और दूसरा पद संज्ञा के रूप में होगा। अव्ययी भाव समास के दो भेद होते हैं। आप कहेंगे आप फिर भेद बताने लगे, तो इनको आप पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास और नाम पद पूर्व, यानी दो समास होते हैं। क्या होता है, ये नियम है इसका एक तरीके से, अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास और नाम पद पूर्व क्या होगा, उसे नाम पद पूर्व अव्ययी समास। इसका मतलब समझिए, नाम पद का मतलब होगा, इसको यदि उल्टा कर दिया जाए, उल्टा करने का मतलब ये है दोस्तों, उल्टा करने का मतलब ये कह रहा हूँ कि अगर ये संज्ञा पहले आ जाए, संज्ञा पहले आ जाए, संज्ञा यदि पहले आ जाए और बाद में क्या है आपका, योग करने पर क्या है, योग, ये प्रथम पद में क्या होगा, प्रथम में क्या होगा आपका, प्रथम में देखेंगे कि यदि संज्ञा होगी और इधर क्या होगा, इधर होगा उपसर्ग कह लीजिए, इधर उपसर्ग होगा और क्या होगा, उपसर्ग को ही अव्यय कहेंगे, अव्यय। तो संज्ञा क्या होता है, संज्ञा किसी के नाम को कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर हो गया है नाम पद पूर्व, यानी पद में पहले नाम आ जाएगा, अर्थात पहले क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी संज्ञा आपकी, पहले आ जाएगी संज्ञा, है ना। तो जब पहले संज्ञा आ जाएगी तो बाद में क्या चला जाएगा, बाद में उपसर्ग यानी अव्यय चला जाएगा। तो प्रथम पद में क्या हो जाएगा, प्रथम पद में यदि नाम होता है, अर्थात प्रथम पद में कोई संज्ञा होगी और प्लस योग किससे हो रहा होगा, योग अव्यय और उपसर्ग हो रहा होगा, तो नाम पद पूर्व होगा। और यदि यह क्रम है, यह क्रम के क्या मतलब, प्रथम पद अव्यय होगा, उपसर्ग होगा और प्लस योग में क्या होगा, संज्ञा होगी, तो वहाँ पर अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास होगा। तो आप समझ गए होंगे कि अव्ययी भाव समास के दो भेद क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है, कारण मैंने आपको बता दिया है, स्पष्ट कर दिया है ना। अब चलते हैं अव्ययी भाव के उदाहरण पर चर्चा होगी तो उदाहरण करेंगे और देखते हैं उदाहरण की चर्चा हम आगे कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, विवाहोपरांत। दोस्तों इस चीज़ को बेहद याद करना जरूरी है कि विवाहोपरांत में अगर उसका अर्थ दिया होगा या उसका अर्थ पूछेगा तो बताएगा विवाहोपरांत का क्या सही होगा। यदि दो दिए होंगे आपको, विवाह के उपरांत, विवाह के उपरांत और विवाह के बाद, तो आपका सही जो शब्द, सही जो पद होगा वो ये माना जाएगा, विवाह के उपरांत, ना कि इसको माना जाएगा, है ना, इसको नहीं माना जाएगा। विवाह के बाद अधिकतर यही लिखा होगा, विवाह के उपरांत, यानी जो समास पद में प्रयोग होगा शब्द, वही शब्द विग्रह में भी होगा, यानी वही शब्द उसके अर्थ में भी निहित होगा। आपको ये नहीं लिखना जैसे विवाहोपरांत लिखा है या मृत्युपरांत लिखा है तो मृत्यु के उपरांत ही शब्द लेना है, आपको मृत्यु के बाद नहीं करना। यानी विवाह, इसमें लिखा है विवाहोपरांत यानी विवाह के उपरांत, और इसमें लिखा है विवाह के बाद भी, यानी या तो ये होगा या तो ये होगा। तो अधिकतर इसका प्रयोग आप सही करेंगे, इसका प्रयोग सही माना जाएगा, क्योंकि वो शब्द अलग से लाया गया है विवाह के बाद समझने के लिए। लेकिन जो शब्द इसमें प्रयोग होगा दोस्तों, जो शब्द इसमें प्रयोग होगा वही, उसी शब्द को हम उसके अर्थ में समझेंगे। उदाहरण क्या है, विवाहोपरांत, है ना। तो विवाह के उपरांत, इसमें क्या हुआ दोस्तों, विवाह के, अब देखिए नाम पद पूर्व जो कह रहे थे, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास, ये वही के उन्हीं के उदाहरण हैं। देखिए विवाह के उपरांत, है ना, तो विवाह, विवाह के, विवाह धन उपरांत, इसका जब हम विग्रह किए तो देख रहे हैं कि ये संज्ञा है आपका, है ना, ये नाम है, पहले नाम है विवाह, संज्ञा, संज्ञा में आएगा विवाह, और इधर क्या है, उपरांत अव्यय है, यानी अव्यय इधर है। तो क्या हो गया, इधर प्रथम पद क्या है आपका, प्रथम पद दोस्तों संज्ञा है ना, प्रथम पद संज्ञा है, और द्वितीय पद में क्या है, द्वितीय पद में अव्यय है, अव्यय, तो इसको क्या कहेंगे, अव्यय उपसर्ग होगा। तो दोस्तों इसको क्या कहेंगे, इसको नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास कहेंगे।
और यही आगे यथाक्रम और यथानुसार उसके अनुसार देखेंगे तो ये वो हो जाएंगे आपके अव्ययी भाव समास। किसके अनुसार क्या होता है अव्ययी भाव समास, हम बताएं स्लाइड में आपको क्या बताए थे आपको कि उसमें होता है अव्यय पद पूर्व समास, है ना। तो ये हो गया विवाह के उपरांत विग्रह करेंगे, मृत्यु उपरांत करेंगे, यानी ये 3 जो शब्द दिए हुए हैं वो नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको बताया हूँ कि नाम पद पूर्व आखिर होता क्या है। यानी पहले पद में क्या होगा आपको देखना है, संज्ञा है और प्लस में क्या होगा उपसर्ग या अव्यय होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा आपका नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास, है ना। फिर है मृत्यु उपरांत यानी मृत्यु के उपरांत, विवाहेतर यानी विवाह के इतर, है ना। तो ये आपके किसके उदाहरण है, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अन्य कुछ उदाहरण हैं, एक नियम लिखा हुआ है अलग से, इस नियम को हम पढ़ते हैं, इस नियम को पढ़ते हैं। यदि किसी संज्ञा या अव्यय पद का दोहराव हो तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। इसको आप बेहद बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अधिकतर प्रश्न जो अलग से दिया होता है उसी से उदाहरण लेता है। जैसे आप कहेंगे दिन दिन, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, आप भ्रमित हो जाएंगे कि पहला पद हमने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, पहला पद संज्ञा होगा, दूसरा पद अव्यय होगा, लेकिन इसमें तो दोनों पद समान हैं, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। आपको भ्रम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम नियम आपको बता रहे हैं, आप नियम पढ़ लेंगे तो उदाहरण कोई भी आए बहुत ही आसान और सरल हो जाएगा हमारे लिए। नियम कहता है कि यदि किसी संज्ञा या अव्यय पद का दोहराव हो, यानी 2 बार हो, तो वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होगा, है ना दोस्तों। वहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। दिन दिन यानी कि हर दिन, दिन दिन यानी हर दिन या प्रतिदिन, है ना, दिन दिन हर दिन या प्रतिदिन। हाथों हाथ यानी हाथ के हाथ, कोई चीज़ हम कहते हैं हाथों हाथ काम मैंने उठा लिया वहाँ का, या हाथों हाथ सारा काम कर डाला, रातों रात सारा काम संपन्न कर दिया मैंने, है ना, रातों रात पढ़ाई करके हमने यूजी में प्रवेश पा लिया, है ना। तो आप दिन रात परिश्रम कर रहे होंगे तभी ये सफलता मिलेगी आपको, अन्यथा आप सोचेंगे कि हिंदी में क्या है उसको देख लेंगे बाद में। तो आप बिल्कुल भूल मत करिए, हिंदी भाषा का जो आपका विषय है वो आपको अधिकतम अंक दिलाएगा। इसलिए व्याकरण के हर पक्ष को यह ना समझिए कि मैं इसको आप समझ रहे हो कि ये तो हम समझते ही हैं, क्या समझेंगे, लेकिन इसको जो आप देखते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपकी सरल और आसान हो जाएंगी। कभी कभी परीक्षा में ये होता है कि हम लोग पढ़े हुए होते हैं कि यार उसमें द्विगु समास में क्या है, द्विगु समास में संख्यावाचक होता है, तो पहले खटाक से लगा देंगे जाके चिन्ह, है ना, आपका गलत हो जाएगा। आपने नियम ही नहीं पढ़े हैं, उसमें अधिकतर नियम ही नहीं पढ़े हैं। आपने पढ़ा कि पहला पद अव्यय होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा, या पहले प्रथम पद में संज्ञा होगी, दूसरे पद में अव्यय होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन आपने इसको पढ़ा ही नहीं, आप एकदम भ्रमित हो जाएंगे। इस तरीके के आपको उदाहरण मिलेंगे। तो हम नियम जब पढ़ लिए हैं कि यदि किसी संज्ञा अव्यय पद का दोहराव होता है तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है ना। अव्ययी भाव समास क्या होगा, दिन दिन, हर दिन, हाथों हाथ, रातों रात, कानों कान, पल पल यानी हर पल, है ना। गाना सुना होगा, पल पल दिल के पास। हालांकि हमको गाने पे नहीं चलना है, आपको समझाने के लिए, यानी आप कनेक्टिविटी बना के रखें, आप जुड़े रहिए हमसे, है ना। तो ये क्या हो गया, आपके उदाहरण हो गए हैं कुछ, आप इस तरीके से समझ जाएंगे कि आप जब नियम पढ़े हुए होंगे कि संज्ञा या अव्यय पद का दोहराव होगा तो वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होगा। अब हम अगले बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। अगला बिंदु क्या है, यानी कि कुछ उदाहरण महत्वपूर्ण हैं। आपके महत्वपूर्ण उदाहरण हम यहाँ पर रखे हुए हैं, इनको आप समझ लेंगे तो आप अव्ययी भाव समास आपका बहुत ही आसान और सरल हो जाएगा। यथानुरूप, यथानुरूप माने रूप के अनुसार, यानी यथारूप, है ना, यथारूप यानी रूप के अनुसार। यथायोग, यथायोग यानी जितना योग्य हो, जितना योग्य हो। यथाशक्ति, यथाशक्ति, है ना, तो शक्ति के अनुसार। प्रतिक्षण यानी हर पल। भरपूर, पूरा भरा हुआ, कहीं भरपूर तरीके से, है ना। अत्यंत, अंत से अधिक, अत्यंत, है ना। अनुदिन, दिन पर दिन, कहीं अनुदिन वह, अनुदिन वह, दिन पर दिन, अनुदिन, अनुदिन गर्मी बढ़ती जा रही है, यानी दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। निरंध्र यानी
रंध्र से जो रहित है, रंध्र से रहित, रंध्र से रहित, रंध्र से रहित यानी निरंध्र। तो नी क्या हो गया आपका, नी आपका क्या है, नी आपका उपसर्ग है, अव्यय है, और दूसरे पद में क्या है, संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा आपका, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण आजन्म हो गया, यानी जन्म से, आजन्म मतलब जन्म से, आजीवन, जीवन भर, है ना। इस तरीके से जो उदाहरण आपके होंगे वो आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। हमने कुछ चर्चा आपसे कर दी है। यथा योग्य, यथाक्रम, है ना, यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, है ना। अगला बिंदु आता है यानी आपका अव्ययी भाव समास संपन्न हो गया। हमने आपको परिभाषा बहुत ही आसानी से बता दी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बहुत ही सरलता से मैंने बताया हुआ है। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं महत्वपूर्ण, उनको भी हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय की परिभाषा लिखी हुई है, जिस समस्त पद में विशेषण व विशेष या उपमान, अपमान नहीं उपमान है यहाँ पर दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। जिस समस्त पद में विशेषण व विशेष से, है ना, विशेषण व विशेष से उपमान या उपमेय का योग हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। सीधी सी परिभाषा लिखी हुई है ये कि पहले पद क्या होगा, पहले पद में हमको देखना है कि विशेषण हो और दूसरा पद संज्ञा हो, दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, है ना, दूसरा पद संज्ञा होगा। ये एक तरीके से आपको ट्रिक है, ट्रिक कह लीजिए, शॉर्टकट में इसको कह लीजिए। अगर ये परिभाषा आपको नहीं याद है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, भ्रम हो रहा है, तो आप ये याद रखिए कि पहला पद क्या होगा दोस्तों, पहला पद होगा विशेषण, पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा, जिससे आप पहचान जाएंगे कि ये क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, है ना। जिस समस्त पद में, पूरे पद में हमको ये देखना है कि पहला पद विशेषण है, विशेष है कि नहीं, यानी पहला पद विशेषण व विशेष से होगा या उसी को उपमान या उपमेय कहते हैं। जैसे चरण कमल, चरण है चरण है कमल की तरह, चरण है कमल की तरह, तो चरण कमल में क्या होगा, चरण क्या है आपका, विशेषण है, और विशेष से कमल हो जाएगा, यानी विशेषण विशेष से वो हो जाएगा, उपमेय उपान हो जाएगा। तो दोनों में क्या होगा, दोनों का जब योग होगा तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। यदि दोनों का योग होगा, पहले पद में विशेषण होगा, दूसरे में संज्ञा होगा, तो क्या होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या है उदाहरण, वीरबाला, वीरबाला, महाकवि, महात्मा, महासागर, यानी वीर है जो बाला, है ना, महान है जो कवि, है ना, महान है जो कवि, महान है जो कवि, महान है जो कवि, तो क्या हो जाएगा, वो महाकवि हो जाएगा, महाकवि। अब आप कहेंगे कि महाकवि तो कालिदास हैं, तो यहाँ पर तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, है ना। आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा और उठना भी चाहिए कि जब हम कहते हैं महाकवि यानी महान है जो कवि, तो महाकवि कालिदास, तो महाकवि कालिदास अकेले नहीं थे महाकवि, महाकवि और भी सारे हुए हैं। बाबा तुलसीदास महाकवि हुए हैं, सूरदास महाकवि हुए हैं, वात्सल्य रस का महाकवि, है ना। तो महाकवि की जो उपाधि है वो सिर्फ कालिदास को नहीं दी गई है, यानी जब एकलौता पद यानी अकेले पद को जब वो नाम दिया जाता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन यहाँ पर कर्मधारय समास है, कर्मधारय में और बहुव्रीहि में बहुत अंतर नहीं होता है। आपको हम जब बताएंगे आगे तो उसकी चर्चा हम कर देंगे, जिससे आप बहुव्रीहि में और कर्मधारय में आप बिल्कुल भेद कर पाएंगे, आप समझ जाएंगे कि कर्मधारय क्या है और बहुव्रीहि क्या है। हालांकि हम चर्चा कर्मधारय कर रहे हैं, तो महान है जो कवि, है ना, महान है जो कवि, तो वो उसको महाकवि कहते हैं। महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, है ना। महासागर, महान है जो पुरुष, महान है जो सागर, महान है जो पुरुष, है ना, महान है जो स्त्री। इस तरीके से ये सारे उदाहरण किसके हैं, कर्मधारय समास के हैं। नियम देखे, एक नियम उसमें भी था, नियम था, और इसमें भी एक नियम है। उसमें नियम क्या था दोस्तों, उसमें नियम ये था, यानी अव्ययी भाव समास में जब दोनों पद संज्ञा पद का दोहराव हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो। उसी तरह इसमें भी है, यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाता है तो वहाँ भी कर्मधारय समास होता है। क्या है नियम, यदि किसी उपसर्ग को
विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाता है। किसकी तरह? विशेषण की तरह, तो वहाँ भी कर्मधारय समास होता है। हम यहाँ तक समझ गए हैं उदाहरण के माध्यम से कि क्या होता है। पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा। महानता क्या है? महानता आपका विशेषण है। किसी की महानता है तो विशेषण है उसका, महान है वह। कवि है, कवि आपकी संज्ञा है। तो क्या होगा? दोनों पद आप समझ गए होंगे कि कर्मधारय समास क्या होता है। महान है जो आत्मा, तो महानता क्या है? किसी का महान होना उसका विशेषण है ना। तो विशेषण है, तो विशेषण और संज्ञा जहाँ पर होगा, योग होगा दोनों को, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। अगला नियम यह कहता है कि यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाता है ना, विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाता है, तो वहाँ भी कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास कहाँ पर होगा? जहाँ पर विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाएगा। जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर लिखा है का पुरुष। का पुरुष का जैसे अर्थ क्या है? का पुरुष, जैसे का क्या है आपका, हम यहाँ पर बोले हैं का पुरुष, तो का क्या है आपका दोस्तों? का मतलब होता है कायर, है ना, कायर। तो कायर आपका क्या है? कायर शब्द आपका क्या है? कायर आपका विशेषण है ना, किसी की विशेषता है। तो विशेषण क्या है? शब्द है आपका, ये उपसर्ग भी है आपका, है ना। तो ये आपका उपसर्ग भी है, उपसर्ग के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। का पुरुष, का से आप समझ गए कि कायरता की ओर इशारा किया जाए, का से कायर हो गया, कायर पुरुष। सपूत यानी जो सपूत है, यानी सच्चा पूत है। सपूत मतलब सच्चा पूत है, जो सपूत, सपूत मतलब सच्चा, है ना। सा से हो गया सच्चा, तो सा का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर सा का अर्थ सच्चा हो जाएगा, सा का अर्थ सच्चा हो जाएगा। उसी तो कहता है कि जिसमें क्या बताया है नियम, जिसमें कहता है कि यदि उपसर्ग का विशेषण की तरह, तो ये आपका उपसर्ग हो गया, ये आपका उपसर्ग है ना। तो उपसर्ग विशेषण है, सच्चा, सच्चा क्या है? किसी की विशेषता है ना, विशेषण है ये किसी का। पूत का विशेषण क्या है? सच्चा होना, सच्चा पूत होना, तो सच्चा उसका विशेषण हो गया, उपसर्ग के रूप में सा प्रयोग कर दिया गया यहाँ पर, तो सपूत हो गया। ऐसे ही कपूत है, यानी जो कुपुत्र है, सुपुत्र नहीं कुपुत्र है, जो क्या बोलते हैं, बुरे विचारों वाला है ना, कुपुत्र है। सुपुत्र हो गया, यानी सुविचारों वाला जो पुत्र है उसे सुपुत्र कहते हैं। तो सु आपका उपसर्ग के रूप में क्या विशेषण है ना। उपसर्ग के रूप में आपका क्या है? उपसर्ग के रूप में यहाँ पर विशेषण सा का प्रयोग हुआ है, सु का, है ना। तो ये आपका विशेषण हो गया और ये पुत्र हो गया। तो सु का जब विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाएगा, तो वहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? वहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। सत परामर्श, है ना, यानी सच्चा परामर्श, सत परामर्श, सत्य परामर्श, सत्य परामर्श, है ना। तो सत्य आपका उपसर्ग हो गया, विशेषण भी हो गया। तो क्या परामर्श कैसी? सच्ची परामर्श है। तो क्या हो जाएगा आपका? वहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। इन उदाहरणों को हम समझ लिए हैं। एक नियम और भी कहता है ये। एक नियम क्या है दोस्तों? यदि विशेषण पदों का दोहराव होता है, यदि विशेषण पदों का दोहराव होता है, तो वहाँ भी कर्मधारय समास होता है। यदि विशेषण पदों का, हमने विशेषण पढ़ लिया है, विशेषण के रूप में ये प्रयोग हुआ है सा का या का, इस तरीके से जो शब्द होंगे वो प्रयोग होंगे। कहता है कि यदि विशेषण पदों का दोहराव होता है तो वहाँ भी कर्मधारय समास होता है। जैसे लाल लाल, है ना, लाल लाल, काला काला, गोलगट्ट गोलगट्ट, है ना, मोटापा सोटापा। हम लोग कहते हैं ना अक्सर खट्टा वट्टा खा लो, कुछ खट्टा वट्टा खा लो, तीखा वीखा। तो ये सारे शब्द क्या हैं? तीखा वीखा। तो ये शब्द क्या हैं? आपके विशेषण युक्त हैं। तो विशेषण युक्त पदों का जब दोहराव होता है, दोहराव हो गया लाल लाल, पीला पीला। कहीं तुमको पेड़ पे कैसे कैसे आम दिख रहे हैं? तो बिल्कुल पीले पीले दिख रहे हैं। तो जो दो बार पीले पीले हम कहते हैं, तो वो दोनों विशेषण हैं, यानी आम कैसे हैं? पीले हैं, तो दोनों विशेषण हैं। और जब विशेषण के पदों का दोहराव होता है तो वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है ना। जैसे कि काला काला काला, है ना, और गोरा गोरा। इस प्रकार से जब विशेषण युक्त का दोहराव होगा तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा। गोलगट्ट, है ना, खोटा सोटा, लड़का कैसा तुम्हारा? खोटा सोटा है बड़ा, ऊट पटांग। इस तरीके से जो शब्द होंगे वो आपके किस में होंगे? वो कर्मधारय समास में होंगे। कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं। महान आत्मा, महान है जो आत्मा, तो क्या होगा? महात्मा हो गया। पीताम्बर, पीला है जिसका, अंबर यानी पीला है जो वस्त्र। कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसके, कमल के समान है नयन जिसके। चरण कमल,
चरण है जिसके कमल के समान, है ना, चरण कमल। नयनाभिराम, नयन है जो अभिराम की तरह, है ना, नयनाभिराम, कमल नयन, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आपसे मैं चर्चा करूंगा तो आप समझ गए कर्मधारय की परिभाषा। चूंकि सत्र आपका लंबा हो जाएगा इसलिए हम सीधे उदाहरणों पे आपको लिए चलता हूँ, है ना। उदाहरण क्या है आपके, कुछ महत्वपूर्ण ये उदाहरण हैं, उदाहरण जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उदाहरणों की अधिक से अधिक चर्चा करते हैं। सत्र में अधिक से अधिक चर्चा करते हैं उदाहरणों पे, क्योंकि उदाहरण से ही प्रश्न बनते हैं। जब आप परिभाषा समझ लेंगे तो उदाहरण भी समझ जाएंगे, कोई उसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। चंद्रमुख, चंद्र के समान है मुख जिसका, चंद्र के समान है मुख जिसका, तो चंद्र आपका क्या हो गया, चंद्र आपका उपमेय हो गया और मुख क्या हो गया आपका, उपमान हो गया, है ना। नील कमल, नीला है कमल, नील कमल। सुंदर, सुंदर भी आपका क्या है, सुंदर भी आपका विशेषण ही है। खुशबू, तो खुशबू भी आपका विशेषण ही है। सत्यवादी, सत्य बोलने वाला, है ना, यानी बू है जो खुशबू, है ना। तो सत्य बोलने वाला क्या है, सत्यवादी हो गया, सत्यवादी हो गया, है ना। फिर है महादेव, महान देव है जो। नरसिंह, नरों में जो सिंह के समान है। विद्या का अर्थ विद्यार्थी। राजकुमार यानी राजा का जो पुत्र है। सत्य प्रिय, सत्य से प्रेम करने वाला। सुखद, सुख देने वाला। अमृत में, अमृत से भरा हुआ। सदाचारी, सदाचार का आचरण करने वाला। ज्ञानवान, जो ज्ञान से युक्त है। सुंदरता, सुखद, सुख देने वाला। सुखद, है ना। ज्ञानदीप, ज्ञान का दीपक। सत्यनिष्ठ, सत्य में जो निष्ठा रखता है, सत्य में जो अपने विचार रखता है उसे सत्यनिष्ठ कहते हैं। तो ये कुछ उदाहरण क्या हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अब हम चलते हैं द्विगु समास पर। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास की चर्चा करते हैं हम। जिस समस्त पद में, परिभाषा आपको उबाऊ नहीं लगनी चाहिए इसलिए यहाँ पर आपको बताएंगे आगे हम कि द्विगु समास होता क्या है। जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची होता है हो तथा बाद वाला संज्ञा हो। इसमें क्या है, प्रथम पद संख्यावाची होता है और बाद वाला क्या होता है, संज्ञा होता है। यानी प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद में संख्या होगी, है ना, प्रथम पद में संख्या होगी और द्वितीय पद में क्या होगी, संज्ञा होगी, संज्ञा होगी। तो अगर इसको नहीं याद कर पा रहे हैं, समझ तो आप जाएंगे ही इतने, तो वो है नहीं, आपके पास विवेक है, बुद्धि है ना, तो उसका इस्तेमाल करिए। क्योंकि थोड़ा सा दिमाग यदि लगाएंगे तो चीज़ें वही आसान लगने लगती हैं। कहते हैं हमको मैथ में बहुत हम कमज़ोर हैं, तो मैथ में तुम कमज़ोर किस लिए हो, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, आप समझते नहीं हो, व्याकरण के नियमों का आप नहीं पढ़ते हैं। आप धैर्यता से, श्रद्धा से इस सत्र में बने रहिए। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिए, है ना, लाइक कमेंट करिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े कि हम पढ़ा रहे हैं सर, अच्छा पढ़ा रहे हैं, या जैसा भी पढ़ा रहे हैं तो आपका जो है, आपका भी साथ मेरे साथ ज़रूरी होता है। क्योंकि हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो आप हैं, तो ये दोनों को बराबर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची हो तथा बाद वाला संज्ञा हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो। समस्त पद क्या हो, समूह का बोध कराता हो, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। परिभाषा आप समझ लिए। अब आपको बताते हैं उदाहरण। पहले एक बार और समझते हैं। समस्त पद में प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो। यानी हम जब समस्त विग्रह करेंगे तो उसमें देखेंगे पहला पद क्या हो, पहला पद में संख्यावाची होना चाहिए, यानी संख्या की तरफ हमको इशारा करे, आदेश करे। और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, दूसरा पद में क्या हो, संज्ञा हो। और समस्त पद में क्या हो, समूह का बोध हो, ऐसा लग रहा हो कि संख्या से समूह का बोध हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। परिभाषा आप समझ गए होंगे। सप्ताह है ना, तो सप्ताह में क्या होता है, सप्त अहनों का समूह, समूह यानी 7 दिनों का जो समूह होता है। अगर अहनो लिखा है तो सप्त अहनों का समूह, है ना, तो इसको ही आप सही लिखेंगे। 7 दिनों का समूह अगर दोनों लिखे हैं तो उसमें आपको अहनों का समूह सही करना है, क्योंकि अहन माने दिन होता है ना, अहन माने दिन होता है। तो 7 सप्त अहनों का समूह जो होता है, क्योंकि 7 दिन है तो उसका समूह होगा एक। पहला पद संख्यावाची सप्त हो गया और सप्ताह दिन हो गया, अहन माने दिन, दिन हो गया, तो सप्त दिनों का जो समूह होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम द्विगु समास के उदाहरण मान लेंगे। द्विगु समास वहाँ पर होगा।
तो अगर अहनों का समूह लिखा है या 7 दिनों का, दोनों का नहीं, दिनों का होगा, दिनों का, तो क्या होगा वहाँ पर, ये गलत माना जाएगा, ये सही दृष्टि से ये माना जाएगा 7 अहनों का समूह। यदि दोनों उदाहरण में दिए हुए हैं, हालांकि इतना कठिन आपसे नहीं पूछेगा, आपसे सीधा आपके क्या बोलता है कि विकल्प में दिया होगा 7 दिनों का समूह, तो आपको इसी पर टिक करना। अगर ये दिया हुआ है तो इसको भी समझ लिए, क्योंकि भाषा के स्तर पर प्रश्न कठिन हो जाते हैं। यदि हमको भाषा नहीं आती है तो भाषा से परिचित होने के लिए इसको हम लिखे हैं। आप ये मत समझिए कि ये सर हमको फालतू में पढ़ा दिए हैं अहनो क्या होता है, तो समझ लेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी भविष्य में, या जहाँ कहीं भी आप पढ़ेंगे कि हमको अतिरिक्त क्लास में हमको सर ने अतिरिक्त रूप से बताया था कि सप्ताहनों का समूह या 7 दिनों का समूह दोनों यदि लिखे हों तो हमको पहले वाले पे विकल्प को सही करना है, विकल्प पर चयन करना है। फिर है शताब्दी, 7 सप्त अब्द का समूह, सप्त अब्दों का समूह शताब्दी होता है। अब्द माने वर्ष होता है ना, अब्द माने वर्ष होता है, क्या होगा, सप्त अब्दों का समूह, सप्त अब्दों का समूह, सप्त अब्दों यानी वर्षों का समूह क्या होगा, शताब्दी होगा। सप्त अब्दों का समूह तो आपका क्या होगा, शताब्दी हो जाएगा। तो हम पढ़ लिए हैं, है ना, इस परिभाषा को आप समझ गए होंगे। आगे चर्चा करते हैं। सप्ताब्दों का समूह तो क्या होगा, शताब्दी हो जाएगा यहाँ पर, शताब्दी। और है दुपट्टा, ये उदाहरण कुछ दिए हैं, मुख्य उदाहरण मैंने लिख दिए हैं, इनको समझ लीजिए। दुपट्टा, दो पट्टियाँ हो जिसमें 2 लढ़ा, है ना, 2 लढ़ा होगा, 2 लढ़ा, 2 हो गया, दो माने 2 हो गया, यहाँ पर 2 का अलग होगा, यहाँ पर 2 का अलग हो गया। आप बस संख्यावाची शब्द को परख जाएंगे कि 2 या दुपट्टा यानी 2 पट्टे हैं, 2 पल्ले हैं जिसके, 2 पट्टियाँ हैं जिसकी। चौपड़ा है ना, चौपड़ा से 4 हो गया। यहाँ पर नवरत्न, नवरत्नों का समूह नवरत्न होगा। नवलखा होगा, यहाँ पर नौखा नहीं होगा, नवलखा होगा, नवलखा होगा, है ना, नवलखा होगा। एकांकी होगा, एक अंक का जो नाटक होता है उसे एकांकी कहते हैं। एकांकी की शुरुआत श्री राम शर्मा ने की थी, है ना, श्री राम शर्मा ने की थी एकांकी की शुरुआत। हम लोग साहित्य में जब साहित्य वाला भाग पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको कि प्रथम एकांकी कौन सी है। चारपाई, 4 पैरों का समूह, चारपाई, है ना। तिमाही यानी कि पहला पद संख्यावाची होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा, और समस्त पद समूह का हमको समूह का अर्थ प्रकट कराएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। तिमाही, 3 महीनों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, है ना, 3 लोक। इसमें भी बहुव्रीहि समास में और इसमें कभी फर्क होता है। त्रिनेत्र अगर लिख दिया गया तो आप कहेंगे इसमें कौन होगा, तो त्रिनेत्र अगर उसमें बहुव्रीहि होगा, विकल्प में दिया होगा तो बहुविकल्पी में वो क्या बोले हैं, बहुव्रीहि लगाया जाएगा त्रिनेत्र। वैसे क्या होगा, 3 नेत्र किसके हैं, शंकर जी के हैं, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका बहुव्रीहि समास होगा। तो हम उसका बताएंगे आगे भेद कैसे करना है हमको। पंचंग यानी जिसे 5 गो देकर मोल लिया गया हो। पंचकोण जिसमें 5 कोण हो। त्रिलोकी, 3 लोक, अर्थात एक समाहार समूह होगा। जब संख्यावाची होगा पहला, दूसरा संज्ञा होगा, तो एक समूह उससे निकल करके आएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका द्विगु समास होगा। अगर कर्मधारय में और द्विगु में आपको भेद करना हो तो बस अंतिम बिंदु आपको याद रखना है। पहला पद क्या होगा, पहला पद दोस्तों आपका संख्यावाची होगा, पहला पद संख्यावाची होगा, और दूसरा पद क्या होगा, संज्ञा होगा। और दोनों पदों का जब योग करेंगे तो उसमें एक समूह आएगा। बस इस पॉइंट को आपको याद करना है, इस बिंदु को स्मरण में रखना है अपने, कि समूह का जहाँ पर बात होगी वहीं आपका क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा, है ना। द्विगु समास वहीं पे होगा जहाँ समूह की बात कर दी जाएगी। त्रिलोकी, 3 लोक, है ना। त्रिसंग, 3 लोगों का संग। पंचगव्य, 5 गव्य, है ना, पंचगव्य। तो ये कुछ उदाहरण हो गए आपके द्विगु समास के। द्विगु समास के मैंने उदाहरण की चर्चा कर ली है आपसे, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं द्वंद्व समास पे। द्वंद्व समास क्या होता है दोस्तों, देखो, पानी पी लेते हैं हम भी, प्यास लगी है थोड़ा, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी होता है। सुने हैं ना आप दोहा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, है ना। तो जीवन में पानी का बहुत महत्व हो। आप भी जल पीजिए, आनंद लीजिए।
क्योंकि धैर्य जीवन में बहुत ज़रूरी होता है ना, धैर्य बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जो है पानी वानी पीते रहिए। आप भी दोहा भी सुन लिए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम बताएंगे जब छंद और ये सब पढ़ेंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे, इन दोहा की और सवैया की या कुंडलिया क्या होता है, इन सारे अलंकारों की, छंदों की, इन सब की चर्चा हम करेंगे। हम पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास, है ना। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं तथा एक दूसरे के विलोम या विलोम जैसे प्रतीत होते हैं। क्या बात लिखी हुई है परिभाषा में, बहुत सरल और सहज है। आपको किताबी परिभाषा यहाँ पर नहीं मिलेगी, बहुत ही संक्षेप में मैंने इस परिभाषा को लिखा है। जिस समस्त पद में दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, दोनों पद मुख्य हो तथा एक दूसरे के विलोम या विलोम जैसे प्रतीत होते हों। दोनों पद क्या होंगे? दोनों पद मुख्य होंगे, प्रधान होंगे। दोनों पद क्या होंगे? एक दूसरे के विरोधी होंगे, यानी विलोम जैसे। अगर विलोम नहीं होंगे तो विलोम जैसे होंगे। तो क्या होगा वहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व को अगर परिभाषा के दृष्टि समझना है, यानी एक ट्रिक के माध्यम समझना है, तो ऐसे समझिए कि क्या होता है कि जैसे बकरी गाय, द्वंद्व उसी को जानिए जैसे बकरी गाय, यानी द्वंद्व उसी को जानिए जैसे बकरी गाय। जिस तरीके से बकरी और गाय होता है उसी तरीके से द्वंद्व समास में होता है। बकरी और गाय मतलब एकदम विरोध में एक दूसरे के, विलोम में एक दूसरे के। तो हमको बस पहचानना यही है कि या तो विलोम होगा या विलोम जैसे प्रतीत होंगे। दोनों पद प्रधान होंगे और या तो विलोम होगा या विलोम जैसे होंगे, तो वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। द्वंद्व उसी को जानिए जैसे बकरी गाय। तो विग्रह करने पर इनके बीच पहचानने की क्या है? पहचानने के कुछ बिंदु हैं। विग्रह करने पर इनके बीच में तथा, या, अथवा, एवं, अथवा या और का प्रयोग होगा, है ना। और का या फिर और का प्रयोग होगा तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और भी कुछ पहचानना का बिंदु यह है, तथा लिखा हो, या लिखा हो, या अथवा लिखा हो। जैसे हमें अभी एग्ज़ाम देकर आए हैं यूपी बोर्ड के, तो उसमें लिखा होगा प्रश्न ये करो अथवा या करो, ये करिए या फिर अथवा में वो दिया होता है। तो अथवा लगाकर, तथा लगाकर, या और ये जो अव्यय होते हैं इनका यदि प्रयोग होगा तो क्या होगा आपका? तो आपका क्या होगा? आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। द्वंद्व समास हो गया। जहाँ दोनों पदों का बराबर महत्व होता है वहाँ इतरेतर द्वंद्व होता है। इतरेतर, है ना। आप जब पढ़ेंगे और शब्द का दोनों पदों का बराबर महत्व हो, जब और शब्द का प्रयोग होगा तो इतरेतर का, यहाँ पर इतरेतर यानी इतर यानी ये या फिर ये या फिर ये। जब आपको दो चीज़ें दी जाएं, आप ये लीजिए या ये ले लीजिए, तो दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी। दोनों में चीज़ एक ही है, आप ये लेंगे कि यह लेंगे। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें बराबर हैं तो दोनों पद प्रधान होंगे। तो जहाँ दोनों पदों का बराबर महत्व होता है वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व होता है ना। और जहाँ दोनों पद अलग अलग होते हैं, अलग अलग अपनी प्रधानता प्रकट करते हैं और समस्त पद समूह का बोध कराता है, वहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है ना। ये महत्वपूर्ण है नहीं वैसे, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ बस बताने के दृष्टिकोण से, है ना, कि आप चीज़ें समझ जाएंगे तो अगर लिखा भी होगा तब भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। क्या होगा? जहाँ दोनों पदों की बराबर महत्ता होगी उसे क्या कहेंगे? उसे इतरेतर द्वंद्व कहेंगे। और जहाँ दोनों पद अलग अलग अपनी प्रधानता प्रकट करते हैं और समस्त पद एक समूह का बोध कराता है वहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होता है ना। और जहाँ दोनों पदों में किसी एक पद को स्वीकार करने का विकल्प हो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी अगर लिखा हो तो आपको बिल्कुल भ्रम होने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको बिल्कुल भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे शब्द आपके सही हैं, है ना। इस तरीके से द्वंद्व, ये टाइपिंग की वजह से यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि आप समझ जाएं। द्वंद्व समास होता है जहाँ पर दोनों पद में किसी एक की स्वीकार्यता हो तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है ना। अन्न जल, अन्न और जल, अन्न जल, है ना। देखो अब कहेंगे कैसे, यहाँ पर कहते हैं विलोम या विलोम जैसे हों। भाई अन्न क्या करते हो? अन्न आप खाते हो, और खाना और पीना दो एक दूसरे के विलोम जैसे लगते हैं।
इसीलिए अन्न क्या है, अन्न खाया जाता है, और जल क्या है, पिया जाता है। तो जब अर्थ के अंदर जाएंगे आप, अर्थ के उसके अंदर जाएंगे, उसके अर्थ को जानेंगे, तभी सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। जैसे आप कहें अन्न जल, तो चीज़ें तो दोनों खाने वाली हैं, खाने वाली नहीं, अन्न आप खाते हैं और जल आप पीते हैं। तो खाना और पीना दो विरोधी स्थिति हो रही, विलोम जैसे प्रयुक्त हो रहे हैं, विलोम या विलोम जैसे, है ना। तो फिर है अपना और पराया, है ना, तो अपना पराया हो गया। फिर माता और पिता, है ना, कृष्ण और अर्जुन, गंगा और यमुना, 71, है ना, 71, है ना, 71 भी हो गया आपको। सुख और दुख, सुख और दुख, सुख और दुख विलोम जैसे लग रहे हैं। हानि और लाभ, हानि और लाभ, आगे चर्चा अगर उदाहरण होंगे तो उनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से उदाहरण हैं, उनकी चर्चा कर लेंगे हम। वही लिखे हुए हैं, जैसे काला रोग, है ना, काला रोग, काला गोरा होगा यहाँ पर, काला रोग बताने, गोरा, काला गोरा, है ना। दाल रोटी, है ना, दाल रोटी कहें कैसे विलोम है भाई, दाल आप पीते हैं, दाल आप अक्सर पी भी सकते हैं, रोटी आप पी नहीं सकते हैं। रोटी आप खाएंगे, चबाएंगे, तभी अंदर निकल पाएंगे। और इसको क्या है, ऐसे पी सकते हैं दाल को, ऐसे है। घटी बढ़ी, है ना, घटना और बढ़ना, खट्टा और मीठा, है ना, ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि, शीतोष्ण, है ना, शीत और उष्ण, हष्ट और पुष्ट, है ना। तो इस तरीके के जब शब्द आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। अब हम चलते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास वो होता है जिस समस्त पद में दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद अप्रधान हो तथा अन्य क्या हो, अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। वहाँ पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि में और द्विग में हमने आपको अंतर बताया हुआ है। जैसे क्या बोलते हैं, त्रिनेत्री, तो त्रिनेत्री की जब बात आएगी तो वहाँ पर आप शंकर जी को लगाएंगे, यानी कि 3 नेत्र हैं जिनके, तो त्रिनेत्री कौन है, शंकर जी हैं। क्योंकि हमने द्विग में बताया हुआ है संख्यावाची हो, पहला पद दूसरा संज्ञा हो, और समूह का जब समूह की बात चर्चा चलती, समूह का अर्थ प्रकट करें, तब वहाँ पर क्या होगा, तब वहाँ पर होता है द्विग समास, है ना। और बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिस समस्त पद में दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद क्या हो, अप्रधान हो, और किसी अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है, यानी तीसरे बिंदु की तरफ इशारा करता है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास कौन कौन से होते हैं, मृत्युंजय, है ना, मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय किसको कहते हैं, यानी मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला। तो कौन है मृत्यु को जीतने वाला, वो शंकर हैं, शंकर जी हैं, है ना, वो शंकर जी हैं। तो मृत्युंजय हो गया जब तीसरे की तरफ, यानी मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात कौन तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, मृत्यु को जीतने वाला तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, तो मृत्युंजय हो गया। दशानन, है ना, दशानन, यानी 10 हैं जिसके आनन, 10 हैं जिसके आनन, मुख, आनन माने मुख, 10 हैं जिसके आनन, आनन माने क्या होता है, आनन माने मुख होता है। तो कौन किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये रावण की तरफ इशारा कर रहा है, रावण, है ना। तो रावण हो गया। घनश्याम, यानी घन 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 के समान है जो, घन माने बादल, और बादल कैसे होते हैं दोस्तों, बादल होते हैं काले काले या नीले नीले भी होते हैं। तो क्या हो गया, घनश्याम हो गया। तो घनश्याम किसको कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं, घनश्याम कृष्ण को कहते हैं। ऐसे ही लंबोदर हो गया। तो बहुव्रीहि समास आप समझ जाएंगे कि पहले दोनों पद क्या हो, प्रधान हो और किसी तीसरे बिंदु की तरफ इशारा कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। लंबोदर गजाननम भूत गणा सेवितम कपित्त जम्बू फलचार भक्षणम, आप सब पढ़ते होंगे। तो लंबा है उधर जिनका, तो लंबा है उधर जिनका, तो किसे कहते हैं, लंबोदर कहते हैं। महावीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर कौन है, हनुमान को कहते हैं हम। महावीर वैसे तो कर्मधारय में आ जाएगा, लेकिन जब तीसरा उदाहरण में आपको दिया हुआ होगा, कर्मधारय का उदाहरण दिया हुआ होगा,
तो आप कर्मधारय लगाएंगे। और यदि बहुव्रीहि लगाया है महावीर में तो क्या होगा, हनुमान को तरफ इशारा कर रहा है तो महावीर वीर हो जाएगा। महान है जो वीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर, तो क्या होगा, महावीर हो जाएगा। तो महावीर किसको कहते हैं, महावीर बजरंगबली को कहते हैं या हनुमान को कहते हैं, है ना, संकट मोचन को कहते हैं, हनुमान को कहते हैं। महान है जो वीर, विषधर, विष को धारण करने वाला, विषधर, है ना, विष को धारण करने वाला, विषधर अर्थात कौन, सर्प, सर्प की तरह इशारा कर रहा है, विष को धारण करने वाला, धारण करने वाला, तो क्या हो गया, विषधर हो गया। फिर चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिनकी, चतुर यानी चार हैं भुजाएं जिसकी, तो चतुर्भुज हो गया। निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाला, है ना। तो ये सारे आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो हमने जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे उनकी चर्चा कर लिया है, और एक तत्पुरुष समास रह गया है, उसको आपको अगले बिंदु में बताऊंगा, क्योंकि उसमें कई सारे भाग हैं, इसलिए हमने सोचा कि उसको अलग से बता दें। और अगर कुछ चीज़ें आपकी अस्पष्ट हों तो आप कमेंट करिए, तो उसमें और जोड़ दिया जाएगा। तो बहुव्रीहि समास के आपके उदाहरण यहाँ पर हमने प्रस्तुत कर दिए हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। आपको कैसा लगा है कमेंट करिए, और अब आपको अतिरिक्त चीज़ें जाननी है तो आपको कमेंट करके बताना होगा कि सर हमको ये भी जानना है, या इस तरीके के हमको ये चीज़ नहीं आ रही है, तो वह मैं आपको बता सकता हूँ आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।